हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी थी और हमने सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे कैलकुलेट करते वो हमने लास्ट में कंटिन्यू करा था, सेल रिप्रेजेंटेशन वगैरह। आज के लेक्चर में हम करने वाले स्टार्ट बहुत इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही इक्वेशन है जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है और नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करा था, लेकिन वो स्टैंडर्ड नॉट वाला ई कैलकुलेट करा था हमने, और मैंने बोला था ई किसी भी कंडीशन पे हो सकता है नहीं। तो अगर मेरे को स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करना होता है तो किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जनरली वो गिवन होती है हमें। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि कंडीशन मैंने चेंज कर दी, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, तब क्या करें? तो एट एनी कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भले हाफ सेल का हो या कंप्लीट सेल का हो, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फिर आपको नर्स्ट इक्वेशन यूज करने पड़ेगी। कैसे? तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग, ठीक है, कोई पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा अजीब लगे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं और आप जो पढ़ रहे हो। ठीक है, NERNST, NERNST इसको बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन हमें एक्चुअल में बताता क्या है? नर्स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ ई सेल। ई सेल का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट सेल, ये भी बोल सकते हैं। उसको शॉर्ट में मैंने ई सेल लिखा है, विथ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ और कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी कर रहा है, कैसे चेंज होता है, कैसे डिपेंड करता है, वो हमें ये नर्स्ट इक्वेशन बताती है। ठीक है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इसका ये डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपसे नर्स्ट इक्वेशन डेराइव करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पूछे तो आपको ये पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चैप्टर में एक इक्वेशन है तो जेई नीट के हिसाब से तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, वो आपको फाइनल इक्वेशन याद रखनी है जिससे हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सिंपल सी है। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले रेफरेंस ले रहा हूं मैं कहां से? थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, हम या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैसे बोल सकते हैं। वहां से इक्वेशन मैंने यूज करी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ठीक है, ln Q होता तब 2.303 नहीं लगाता, ln Q भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो सकता है किसी बुक्स में आप ये देखो और वहाँ पे ln दे रखा है तो आपको पता है कि ln को log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इक्वेशन हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी, उस इक्वेशन को हम यहाँ पर इस नर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करने में यूज करेंगे। अब इस पर हम बाद में आएंगे, पहले यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, क्योंकि वैसे तो हम देख चुके हैं सब चीज़ें, फिर भी मैं एक बार, ठीक है, अगर कोई भूल गया हो या थोड़ा धुंधला हो गया तो उसको शार्प कर लेते हैं वापस, है ना। तो डेल्टा जी का मतलब क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन एनी कंडीशन। ठीक है, किसी भी कंडीशन की बात हो रही है कि जो डेल्टा जी है वो किसी भी कंडीशन पे गिब्स फ्री एनर्जी की बात हो रहा है। डेल्टा जी नॉट, जैसे नॉट लगाया मैंने बोले इस चैप्टर में, नॉट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, नॉट का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं। जो आर इसमें आ रहा है वो आपको पता है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी की बात करने वाले हैं तो जनरली हम 8.314 जूल पर मोल वाली क्या वैल्यू यूज़ करेंगे? आर। ठीक है, क्योंकि कैलोरी में 2 भी यूज़ करते हैं और ATM लीटर में होता तब हम 0.0821 यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ तो एनर्जी की हम बात करने वाले इसलिए 8.3 हम यूज़ करेंगे जूल में। कैलोरी होगा तो 2 यूज़ कर लें। और जो टी है वो तो क्या है? टेम्परेचर है ही, हमें पता है। और जो क्यू है वो है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट से मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हमने पढ़ा, रिएक्शन कोशेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से मतलब इसका। ठीक है, चलिए तो ये तो हमने जो इक्वेशन जो देखी थी कहा गया यहाँ, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। तो इसमें एक एक टर्म का मतलब क्या वो मैंने फिर से एक बार बता दिया और जनरली वैसे आपको पता होगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर सेल की बात करते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक्चुअली हम प्रॉब्लम क्या है कि हमें वहां से क्या निकालनी है? केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें से क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें निकालनी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर है, वो ही हमारे लिए एक तरीके से क्या है? यूजफुल एनर्जी। और अगर सबसे बिल्कुल बेसिक से मैं बात करूं तो गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब ये क्या है? किसी भी सिस्टम के अंदर जो यूजफुल एनर्जी होती है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी बोलते हैं।
ठीक है। एक सिस्टम में बहुत तरह की एनर्जी होती है, लेकिन उस एनर्जी को हम अपने यूजफुल वर्क के लिए, यूजफुल एनर्जी के लिए कौन सी यूटिलाइज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी। तो अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो यूजफुल एनर्जी है वो कौन सी है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वही हमारे लिए गिब्स एनर्जी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, लॉजिक ये है इस डेरिवेशन का। तो यहां से वही मैंने लिखा, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, यहां पे जो सिस्टम है वो कौन है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस मस्ट बी इक्वल्स टू डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब डिक्रीज का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल 50 किलो जूल एनर्जी जो यूजफुल है, जैसे जैसे सेल को हम यूज करते जाएंगे तो वो जो यूजफुल एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि वो हमने उसको क्या कर ली, यूज कर लिया। तो धीरे धीरे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती जाएगी। आ रही बात समझ में। तो हमने बोला कि यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम वो किसके बराबर है, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, जो भी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा जी है, वो धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी सिस्टम में से यूटिलाइज होने की वजह से। अब इसको मैंने लिखा W यूजफुल वर्क जो है उसको लिख दिया मैंने यूजफुल जो हमारे लिए, और उसको ये जो लिखा है ना लैंग्वेज में उसको बस मैंने नोटेशन में लिख दिया, ये W यूजफुल लिखा। डिक्रीज है इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया। ठीक है, कई लोग इसमें कंफ्यूजन रहता है, सर नेगेटिव कहाँ से आ गया, तो नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि जो भी यूजफुल एनर्जी थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव लगाया, नेगेटिव। ठीक है, कम हो रही है। और डेल्टा जी तो जो भी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है यानी उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसको पहले इक्वेशन को जो ओरिजिनल थी उसको मैंने 1 नंबर नाम दिया, इसको मैंने 2 नंबर नाम दिया। अब जो यूजफुल एनर्जी, ये तो हमने पता कर लिया कि यूजफुल एनर्जी और डेल्टा जी के बीच में रिलेशन क्या वो स्टैब्लिश करा। अब यूजफुल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यूजफुल एनर्जी तो एक्चुअल में कौन सी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो वही लिखा है यूजफुल एनर्जी या यूजफुल वर्क मस्ट बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल वर्क। सही है, उसके आगे ठीक है, फिर अब जहां पे हमने मेंशन करा कि ये इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे कैलकुलेट करें, तो पहले तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो लिखा है कि वर्क डन बाय सेल, जो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, जो भी वर्क किया जा रहा है वो हमारा क्या है, W इलेक्ट्रिकल से हमने उसको रिप्रेजेंट करा। और वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, वर्क डन अगर आपको इलेक्ट्रिकल कैलकुलेट करना है तो चार्ज इनटू पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो क्या है, Q इंटू V होता है। तो यहाँ पे चार्ज लिखा मैंने इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा उसको सिर्फ पोटेंशियल मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज इंटू पोटेंशियल। देन अब मैंने बोला कि यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज वो हमें देखना है। ठीक है, तो जो चार्ज है तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट NF, N है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, और कैसे पता लगेगा, वो हमें एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से पता लगता है। जैसे हम Zn+ और कॉपर वाला का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो N की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2, इस तरीके से। तो N तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F यहाँ पर क्या है, फैरेडे, ये भी एक चार्ज की यूनिट है, और 1 फैरेडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम होता है। ठीक है, ये भी फिजिक्स में आपने देखा ही होगा, नहीं तो अदरवाइज याद रखना है। तो N इंटू F ये हमारा टोटल चार्ज हो गया। ठीक है, N तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और F है फैरेडे। ठीक है, जिसका मतलब मैंने बताया कि 96500 कूलम होता है उसका चार्ज, 1 फैरेडे मतलब। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, N इंटू F। तो लेट NF चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द सेल विच हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E वोल्ट। अगर मैं कह रहा हूं कि उस सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उस सेल के अंदर एनोड और कैथोड के बीच में, वो E है, उसकी वैल्यू कैपिटल E। ठीक है, फिजिक्स में आप V यूज़ करते हो, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, बुक्स में भी देखोगे और हम जनरली भी टीचर्स भी क्या E से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला कि अगर E का, जैसे हम फिजिक्स में बोलते हैं ना, V का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे E का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसके बीच में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, N इंटू F। ये हमने एक अजम्पशन माना है। तो अगर मैंने ये मान लिया कि यहाँ पे चार्ज NF और पोटेंशियल डिफरेंस E है, तो वर्क डन, अभी मैंने यही तो बोला था, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो चार्ज तो हो गया NF इंटू पोटेंशियल E, तो NFE इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया जो हमारा यूजफुल है। इसको मैंने नंबर दिया नंबर 3। अब 3 और 2, 3 तो ये हुआ, और इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, जो यूजफुल वर्क और डेल्टा जी को हमने रिलेट करा था, ये इक्वेशन नंबर 2। तो जहां पर यूजफुल वर्क लिखा उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इलेक्ट्रिकल वर्क लिख दूंगा, और इलेक्ट्रिकल वर्क की जगह मैं क्या लिख दूंगा, NFE, और वो किसके बराबर होगा, डेल्टा जी के बराबर होगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी। तो यहां पर हमने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd डेल्टा जी बराबर माइनस NFE फाइनल हमने कर लिया। ठीक है, तो
कहाँ से रिलेट करा? सबसे पहले डेल्टा जी को हमने बोला क्या होगा, यूजफुल वर्क होगा। फिर उसके बाद यूजफुल वर्क को हमने बोला वो इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर होगा। इलेक्ट्रिकल वर्क हमने कैलकुलेट करा अजम्पशन मान के कि NF इलेक्ट्रॉन्स, ये NF चार्ज सॉरी है ना, NF चार्ज अगर हमारे सेल में फ्लो कर रहा है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस E का है, तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन हम बोल सकते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल, और चार्ज हो गया NF और पोटेंशियल हो गया E, तो NFE हो जाएगा और वो बराबर हो जाएगा डेल्टा जी। और ये नेगेटिव कहाँ से आया, ये तो डेल्टा जी से आया क्योंकि हमने क्या लिखा था, वर्क डन यूजफुल वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी, तो वहां से ये नेगेटिव आया, तो माइनस NFE, इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दिया 4। ये डेल्टा जी हमने कैलकुलेट करा किसी भी कंडीशन पे, ठीक है, डेल्टा जी हमने कैलकुलेट करा किसी भी कंडीशन में। सिमिलरली अगर मेरे को स्टैंडर्ड कंडीशन पे करना है तो सब कुछ सेम ही तो रहेगी, बस मैंने यहाँ क्या करा, डेल्टा जी नॉट लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा गया, NFE नॉट लगा दिया, ठीक है। तो ये 4th नंबर दिया, इसको 5th नंबर दिया। जो ओरिजिनल मैंने पहली इक्वेशन लिखी थी ना, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT ln log Q, तो उसमें से मेरे को डेल्टा जी की वैल्यू पता लग गई है, क्या रखनी है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मुझे पता लग गई। तो इन दोनों की वैल्यू मैं कहाँ, ओरिजिनल हमारी इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा और फाइनल मेरे पास नर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। कैसे, तो देखते हैं। और यहाँ पर ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन में NF और E, ये NFEE, यहाँ पे E और यहाँ पे E नॉट आ रहा है, स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे E नॉट ले लिया। फेरेडे और N तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो वो उसका तो कोई हम स्टैंडर्ड की बात नहीं कर सकते। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में और ये गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो यहाँ पे E नॉट, F और N की क्या मतलब है वो फिर से मैंने यहाँ पर लिख दिया, वेयर E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, E नॉट क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, F क्या है, फेरेडे जो मैंने बताया 96500 के बराबर, कूलम के बराबर होता है, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लॉस और गेन। इसका क्या मतलब है, ट्रांसफर, लॉस और गेन। अगर पूरा कंप्लीट सेल होगा ना तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा यहाँ से एक साइड से, एनोड की साइड से कैथोड की साइड। अगर सिर्फ हाफ सेल होगा तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, है ना, एनोड हाफ सेल होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, या कैथोड हाफ सेल होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट सेल के लिए भी एप्लीकेबल है और हाफ सेल के लिए भी एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने तीनों चीज लिख दी। ट्रांसफर जब कंप्लीट सेल होगा, और लोस्ट और गेन कब, जब वो हाफ सेल जैसे बिहेव करेगा, एनोड हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल। तो ये चीज मैंने बाद में नोट में भी लिखा दी, ठीक है, फिर से एक बार बता दूंगा। चलिए, तो इधर लिखा, उसका मतलब क्या है। अब फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन सी, इसी को मैंने बोला था इक्वेशन नंबर 1, 4th और 5th कौन सी है, जिसमें डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमने निकाली है। डेल्टा जी की वैल्यू NFE सॉरी माइनस NFE, तो वही है मैंने लिख दी है, ठीक है। तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस NFE लिख दिया, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस NFE E नॉट लिख दिया, प्लस 2 बाकी टर्म एज इट इज है। इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूं, माइनस NF से मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो वही लिखा मैंने, डिवाइड द अबाउ इक्वेशन बाय माइनस NF। ऐसे बोल दो, या फिर NF को क्या करो, इधर नीचे ट्रांसफर कर दो, कैसे भी आप बोल लो, वो मैथमेटिकल चीज़ है तो आप समझ सकते हो उसको। जब मैं NF को से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पर देखना आप ध्यान से, माइनस NF से करूँ तो माइनस माइनस प्लस NF हट जाएगा, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, E। यहाँ माइनस NF से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस हट जाएगा, NF हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, E नॉट, प्लस यहाँ पे 2.303 RT, और नीचे यहाँ प्लस था तो उसकी जगह माइनस आ जाएगा, और नीचे आ गया NF और ये आ गया log Q। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ये है सेल है, तो अगर सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये है EMF ऑफ सेल एट एनी कंडीशन। मैंने बोला ना, ये तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे, एनोड कैथोड का आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता होगा तो आप कैलकुलेट कर लोगे, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है। लेकिन अगर आपको एट एनी कंडीशन कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी ही पड़ेगी। फिर 2.303 RTNF, R एक कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होंगे, F क्या होता है, फेरेडे, log Q ये। तो वैसे तो ये है नर्स्ट इक्वेशन, इसी को बोला जाता है, लेकिन हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई क्या कर दिया, जो कांस्टेंट वैल्यूज है, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है मैं अगर पुट कर दूं तो ज़्यादा बढ़िया, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, बार बार मेरे को एग्जाम में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। तो और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर हमने क्या करा है, देखना, R की जगह तो लिखूंगा मैं 8.3, यहाँ पर T की जगह लिखूंगा 298 केल्विन, जनरल जो हम नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे टेम्परेचर मैंने लिया 298 केल्विन।
एफ जो नीचे दे रखा डिनोमीटर में मैंने अभी बताया था 96500 कूलम इसकी वैल्यू होती, तो वो भी वैल्यू यहाँ रख दूंगा। तो आर टी और एफ की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस मैं। और क्यू तो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था रिएक्शन कोएफिशिएंट है, तो वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो मुझे सेल है तो उसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन से, और हाफ सेल है तो उसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की रिएक्शन से मुझे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मिलेगा। ठीक है, मतलब एरो का राइट साइड वाला ही पार्ट और एरो से पहले वाला पार्ट, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे रखेंगे क्या होगा वो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल से और न्यूमेरिकल से। तो इन तीन कांस्टेंट की वैल्यू मैंने ओरिजिनल जो हमने नस्ट इक्वेशन डेराइव करी उसके अंदर पुट करी, और जब वो वैल्यूज पुट करूंगा तो ये लिखा मैंने पुट द अबाउ वैल्यूज इन नस्ट इक्वेशन, देन फाइनल जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन। अब n तो कोई कांस्टेंट नहीं है क्योंकि n क्या चेंज हो जाएगा हर बार। भाई f तो फैराडे कांस्टेंट है, हमेशा सेम ही रहेगा, कोई सी भी रिएक्शन हो, हाफ सेल हो फुल सेल हो। फिर अगर मैं बात करूँ f हो गया, और उसके बाद r है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू, t टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो भी कांस्टेंट, तो ये तो हमेशा सेम ही रहेगी। चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब किसी केमिकल रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, किसी में 2 का हो रहा होगा, 6 का हो रहा होगा, वो अलग अलग है, इसलिए n ही लिखा है यहाँ पे। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो भी केमिकल रिएक्शन में, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे जो भी रिएक्शन में। तो ये आपको जो याद रखनी है, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो उससे ऊपर जितना आपने करा वहां तक भी छोड़ दोगे और लिख दोगे नस्ट इक्वेशन तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ठीक है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई नीट में न्यूमेरिकल आपको करना है तो ये इक्वेशन यूज करना, वो ऊपर वाली मत यूज करना, फिर वहां से फिर कैलकुलेशन करोगे टाइम आपको लगेगा यानी। ठीक है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट ध्यान रखना, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या लॉग क्यू डायरेक्ट आप बोल लो नहीं। हाँ, इसमें क्या है, हो सकता है कभी कभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 0.059 को भी हम राउंड ऑफ करके 0.06 लिख देते, कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसे आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगे जेई नीट के अंदर, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो 0.059 समथिंग आती है, तो हमने क्या इतना ही रखा इसको, और 0.059 को भी राउंड ऑफ करके 0.06 हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारी फाइनली कौन सी नस्ट इक्वेशन हमने डेराइव करी है, इसको बोला जाता है नस्ट इक्वेशन। इसको आपको याद रखनी है, और ये डेरिवेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं पूरी स्लाइड ऊपर तक कर देता हूँ, है ना, वीडियो पॉज कर करके इसको कॉपी कर लेना जल्दी जल्दी। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया, फिर भी आपको कहीं दिक्कत आ रही हो, डाउट आ रहा हो, है ना, तो आराम से धीरे धीरे से सुनना, कहीं दिक्कत आ रहा हो पीछे रिवाइंड कर लेना, सब समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेना कॉपी, वीडियो पॉज करके, मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ।
ठीक है, बोर्ड के अंदर अगर यहाँ तक भी करके आओगे आप, ठीक है, डेरिवेशन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट है। हाँ, बस वो बाद में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़ा उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा बताया, जो आप ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी को अगर, इस इक्वेशन को अगर मेरे को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ग्राफ मैंने बनाया log Q और E के रेस्पेक्ट में, अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन को जो अभी हमने देखी थी, ये जो नर्स्ट इक्वेशन है, तो कैसे कर सकते हैं इसको? बस बिल्कुल सिंपली रिलेट कर लो आप यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू, ये मेरा होगा इंटरसेप्ट C माइनस, ठीक है, ये क्या है पूरा m और ये क्या पूरा x, तो log Q ये तो पूरा हो गया मेरा क्या x है ना, ये वाला पूरा पार्ट हो गया मेरा x, और चलिए ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हो गया x, ठीक है, x एक्सिस में हमने log x लिखा। उसके बाद ये है हमारा विथ माइनस, ये हो गया हमारा m, सही है, ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट c और ये हो गया हमारा y। तो y इक्वल्स टू c माइनस एम एक्स, जैसे हम लिखते हैं ना लाइन की इक्वेशन, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो बस इस जैसे लिखा उस फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो हमें क्या करना है, इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको कोई ना कोई इंटरसेप्ट बताना पड़ेगा, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे है, पॉजिटिव है, कुछ दे नहीं रखा है, तो कुछ ना कुछ जीरो तो होगी नहीं, ठीक है, पॉजिटिव तो होगी कुछ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ले लेंगे, और ये जो नेगेटिव है मतलब स्लोप नेगेटिव होगा नहीं। तो अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे कर्व ड्रॉ करना है इसमें, तो कैसे करेंगे इसमें, ठीक है, मैं कोई भी इंटरसेप्ट मान लेता हूँ, मान लिया मैंने यहाँ पर इंटरसेप्ट है, तो इस तरीके से मैंने कर्व ड्रॉ करा है। ये जो वैल्यू है यहाँ पर है ना, ये जो वैल्यू है ये हमारे इंटरसेप्ट, इसको मैंने रिप्रेजेंट करा ई नॉट से, और ये इस लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप जिसको हमने m से रिप्रेजेंट करा, ठीक है, वो क्या है -0.059 अपॉन n, सही है। तो इस तरीके से हो सकता है। ग्राफिकल वे में भी आपके पास कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वहाँ पर क्या आप स्लोप जहाँ लिखा हुआ है वो स्लोप की वैल्यू दे देगा कुछ भी आपको, है ना, तो स्लोप की वैल्यू आपको कुछ भी दे देगा, तो आपको बस वहाँ पर 0.059 अपॉन n के बराबर लिखना, स्लोप मान लिया 3, ठीक है, या मान लो 0.059 का ट्वाइस थ्राइस दे रखा हो तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी कुछ भी। तो यहाँ से इस तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जनरली स्लोप को हम क्या बोलते हैं, tan थीटा ही बोलते हैं। तो वीडियो पॉज कर और कॉपी कर ले इसको। चलिए, फिर इसके अलावा इसमें ग्राफिकल के अलावा कुछ पॉइंट है नोट के फॉर्म में लिखा है जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट दे रखा है एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज यूनिटी। अब ये एक्टिविटी क्या आ गया, तो ये टर्म आपने कहीं ना कहीं कहाँ सुना होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में। वहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं, प्योर सॉलिड का जनरली हम क्या बोलते हैं, गैस, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो कंसंट्रेशन होती है उसको, अगर हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है एक भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, तो हम उसकी कंसंट्रेशन को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, और 1 मानते यूनिटी। सेम चीज़ यहाँ पर है, बस यहाँ पर भी इसने बोला अगर प्योर सॉलिड है और कोई प्योर लिक्विड है तो उसकी जो एक्टिविटी होगी या उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, 1 होगी, यूनिटी होगी, ठीक है। तो मैंने टर्म एग्जैक्ट वही लिखा है, बट आप इसको एज ए कंसंट्रेशन ट्रीट करना, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में बताता हूँ कि वहाँ पर वो जो एक्चुअल मतलब था इसका कितने एक्टिव मॉलिक्यूल है, तो उसकी कंसंट्रेशन एक्चुअली, है ना। तो कंसंट्रेशन जो होगी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की 1 होगी, ये आप ध्यान रखना। और न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करना वो भी हम बात कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा है नर्स्ट इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर कंप्लीट सेल एज वेल एज फॉर हाफ सेल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंप्लीट जो सेल है जिसमें पूरा एनोड और कैथोड बना हुआ दोनों आपस में कनेक्टेड है, वो कंप्लीट सेल कहलाएगा। तो उसके लिए तो नर्स्ट इक्वेशन एप्लीकेबल होगी ही, बट अगर कोई हाफ सेल दे दिया, एनोड हाफ सेल दे दिया, कैथोड हाफ सेल दे दिया, उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा कौन सी, नर्स्ट इक्वेशन सब जगह, ठीक है।
चलिए, तो इन दोनों नोट को कॉपी करें और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते। ठीक है, वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें जल्दी से। चलिए, अब देखते हैं इससे रिलेटेड, नर्स्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। कैलकुलेट ई नॉट सेल दे दिया इसने एंड ई सेल, ऑल्सो राइट हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन। और हमें गिवन डेटा क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn+2 टू Zn, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक दे रखा है हमें -0.76 वोल्ट, मैग्नीज का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा -0.88 वोल्ट, और कंसंट्रेशन दे दिया हमें जिंक सल्फेट की 0.01 मोलरिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ MnCl2 की दैट मीन्स 0.1 मोलर। आ रही बात समझ में? तो अब कैसे करें, कैसे रिएक्शन लिखनी है, सब कुछ एक ही क्वेश्चन में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन ना करना पड़े। तो एक तो इसने पूछा ई नॉट सेल और एक पूछा ई सेल। ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन वाला जो ई नॉट है ये हमेशा हमें ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन दे रखे होंगे, उसी से कैलकुलेट होगा, या डायरेक्ट ई नॉट ही दे रखा होगा। बट अगर ई सेल आपको कैलकुलेट करना है एट एनी कंडीशन तो आपको नर्स्ट इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। अब यहाँ पे रिएक्शन देने रखी कुछ है नहीं, कैसे करें, है ना? तो बिल्कुल सिंपल से, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि अगर मुझे दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे तो अब मुझे पहले उसको रीड करना आना चाहिए। कैसे? यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ई नॉट नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है Zn+2 टू Zn, मतलब जिंक का +2 से कहाँ आ रहा है 0, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है कितना -0.76 वोल्ट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीज भी +2 से कहाँ आ रहा है 0, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब हमें ना तो कोई सेल रिएक्शन गिवन है ना ही हमें सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो मैंने बोला था अगर सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं पता हो तो हमें ई नॉट सेल इस तरीके से सेलेक्ट करना होता है कि वो हमेशा कैसा हो, पॉजिटिव हो, ताकि हमारा सेल स्पॉन्टेनियस बने। अब वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने बस एक सिंपल सा आपको थंब रूल बताया था कि अगर या तो दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो, नहीं दे रखा हो तो ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर लो, या दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या दोनों में से एक का, मतलब कुछ भी एक कर लो। यहां पर देखेंगे तो डायरेक्टली मुझे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा, तो मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने बोला था अगर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड बन जाएगा, दूसरा बाय डिफॉल्ट कैथोड बन जाएगा। अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा, और बाय डिफॉल्ट दूसरा एनोड बन जाएगा, क्योंकि एनोड वही बनेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा और कैथोड वही बनेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो दोनों में से आप जब कंपेयर करो इस चीज को सेलेक्ट करके आसानी से कर सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो यहां से आप कंपेयर कर ले जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल और मैग्नीज का रिडक्शन पोटेंशियल, एक वैल्यू दे रही है -0.76 और एक वैल्यू दे रही है -0.88। तो अब दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो नंबर लाइन सिस्टम से देख सकते हैं नेगेटिव है दोनों वैल्यू, तो नेगेटिव कम कौन है, तो -0.76, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसके लिए ज्यादा है, तो जिंक हमारा यहां पर क्या काम करेगा, कैथोड जैसे काम करेगा, इसका रिडक्शन होगा और बाय डिफॉल्ट ये कैसा बन जाएगा, हमारा एनोड बन जाएगा। ठीक है, ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी करी थी न्यूमेरिकल के अंदर, किस तरीके से आपको चीजें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो अगर चीजें अब समझ में आ गई हो तो आप ट्राई कर सकते हो उसको। वहां से मैंने सेल रिएक्शन में लिखना बताया था, हाफ सेल लिखो पहले, फिर उसके बाद कंप्लीट सेल लिखो और आगे की चीजें। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आए तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें। चलिए, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आप देख लीजिएगा इसको। चलिए, तो ये चीज तो मुझे पता लग गई कि यहां पर जो एनोड है, ठीक है, एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा, ये मैंने यहाँ से डायरेक्ट, अब मैं कुछ इसके लिए थ्योरी वोरी नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो मैंने एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड करा, दोनों का पोटेंशियल देखिए, क्योंकि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो एनोड मेरा कौन बन गया यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट मैग्नीज बन गया। ठीक है, क्योंकि इसका ऐसा बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, दोनों को कन्वर्ट करके भी देख लेना, प्लस करके देख लेना, तो ये ज़्यादा मिलेगा। और जिंक मेरा क्या बन गया यहाँ पर, कैथोड बन गया। ठीक है, अब आते हैं हम आगे एनोड और कैथोड के रिएक्शन पे। हमें पता है कि एनोड जो है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। नहीं, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहां पर किसका ऑक्सीडेशन होगा, मैग्नीज का।
ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं मैग्नीज की, तो Mn ऑक्सीडेशन होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ये वैल्यू दे रही है, यहाँ से मुझे पता है कि इन्हीं के ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में खेलना है और इधर उधर नहीं जाना है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। रिड्यूस करना है तो +2 से 0 जाना है, और ऑक्सीडाइज करना है तो 0 से +2 जाना है, बस। अब ऑक्सीडेशन करना है रिडक्शन करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा एनोड और कैथोड बना के। यहाँ पे भी जिंक का या तो रिडक्शन होगा +2 से 0 या ऑक्सीडेशन होगा 0 से +2, अपने मन से +2 +1 कुछ नहीं लेना, जो लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने एनोड लिखा, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज होगा, तो मैग्नीज का यहाँ पर क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। तो मैग्नीज को मैं ऐसे मान लूँ क्या है, मैग्नीज की ये ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे है, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉलिड होगा, इलेक्ट्रोड होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा लाइक जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक का देखा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 के अंदर एक्वस फॉर्म में, और +2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। सही है, तो इलेक्ट्रॉन भी लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब इसकी जो वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, ठीक है, वैल्यू तो हमें किसकी गिवन, कौन सी गिवन दे रखी है इसकी, मैग्नीज के हमें ऊपर गिवन दे रखी थी रिडक्शन पोटेंशियल की, ये इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी थी। मैं इसकी, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखी तो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो इसको क्या कर दूँ, रिवर्स कर दूँ, और इसका क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा सेम मैग्नीट्यूड वही होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.88 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब 0.88 वोल्ट। सही है, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैथोड की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, कैथोड की। तो कैथोड पे हमें पता है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और कैथोड किसका बना होगा, हमारे पास जिंक का, यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो चलो बार बार ना लिखिए इसको, है ना, एक बार लिखी थी। चलिए, तो फिर मैं यहाँ पर कैथोड वाली रिएक्शन लिख रहे हैं, रिडक्शन होगा तो +2 और 0 के बीच में खेलना है। तो रिड्यूस कैसे हो, +2 से 0 जाए, 0 से +2, तो 0 से +2 तो बढ़ेगा, तो उल्टा चले जाओ। तो रिडक्शन करना है तो Zn+2 एक्वस फॉर्म से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn सॉलिड में ये डिपॉजिट हो जाएगा, जैसे कॉपर डिपॉजिट होता था नॉर्मल, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो सबसे पहले लेक्चर में देखा था। क्योंकि ये जो रिएक्शन लिखी ना मैंने, ये मैंने लिखी कौन सी, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी लिखी है मैंने, रिडक्शन, तो मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लिख रहा हूँ यानी कैथोड का, और वो वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, -0.76 वोल्ट। इसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं। तो क्योंकि एनोड की मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा तो उसका वैल्यू भी ऑक्सीडेशन लिख दी, कैथोड का मैंने रिडक्शन की रिएक्शन लिखी तो उसकी भी रिडक्शन की लिख दी। अब फाइनल सेल की अगर मैं बात करूं तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन है, ऊपर वाली कैथोड हाफ सेल रिएक्शन है। सही है, एनोड हाफ सेल ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, चलो मैं ये लिख के देता हूँ। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर ये कहलाएगी हमारे लिए एनोड हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी पूछा था शायद क्वेश्चन में, हाफ सेल रिएक्शन, तो मैंने लिख दिया। चलो ठीक है, ये कहलाएगी यहाँ पे कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, ये कहलाएगी कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो सब चीज़ें मैं मेंशन करते हुए चल रहा हूँ, तो देख लेना। अब दोनों को क्या करना, हमें ऐड करना, फाइनली ऐड करना है। तो अब यहाँ से देख ले एक बार आप, LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे, RHS को RHS के साथ हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो LHS में MnS आएगा इधर, और Zn+2 आएगा इधर। 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, चाहो तो सबको ऐड करके लिख लेना। और फिर तो मैं तो लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, कोई ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल रिएक्शन। तो चलिए, सेल रिएक्शन में
सेल रिएक्शन में यहाँ पे लिखा मैंने Mn सॉलिड प्लस Zn, ठीक है। फेस जरूर मेंशन करते चलना, और ये अब समझ में आ रहा होगा कि फेस कैसे लिख रहे हैं हम। जो आयन में वो एक्वस में होगा और जो बाकी नॉर्मल है तो सॉलिड होगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो उससे कैंसिल हो ही जाएंगे। फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास Mn+2 एक्वस प्लस यहाँ पर जिंक क्या बचेगा, सॉलिड। इसी के आगे जैसे मैंने इन हाफ सेल के आगे इसका एनोड की मैंने क्या लिखा, एनोड हाफ सेल की रिएक्शन लिखी तो वही उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया, कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन लिखी वही उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी इसी के आगे क्या लिख दूँ, मैं E0 सेल लिख देता हूँ। यानी ये कंप्लीट सेल की रिएक्शन लिखी तो E0 सेल भी लिख देता हूँ मैं। और E0 सेल क्या होगा, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऐड कर लो, ठीक है। या फिर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल था तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैथोड माइनस एनोड, या दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तो एनोड माइनस कैथोड, ठीक है। 3 फॉर्मूले मैंने लास्ट लेक्चर बताए थे सेम। तो यहाँ पर तो मैं दोनों को सिंपली क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। और सिंपली जब ऐड करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो या तो है 0.88, उसमें से जब ऐड करूँगा तो प्लस माइनस 0.76, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, मतलब अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको ऐड करके लिख सकते हैं। यानी तो कर दूँ ऐड डायरेक्ट, चलिए लिख देता हूँ थोड़ा सा एक स्टेप। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो यहाँ से E0 सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.88 प्लस, सॉरी ऐड करना था ना, प्लस माइनस 0.76, और फाइनली E0 सेल जो आएगा वो आ जाएगा 0.12 वोल्ट। ये E0 सेल निकला, अभी E सेल नहीं निकला है। तो E0 सेल तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, E सेल। चलिए अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो न्यूमेरिकल है ना उसमें हमें एक्स्ट्रा चीज एक क्या गिवन दे रखी है, इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यूज गिवन दे रखी। तो वहां से मैं इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यूज कहाँ काम आएगी, तो जब मैं क्या कर रहा हूं, जब ई सेल कैलकुलेट करूंगा तब मुझे जरूरत पड़ेगी। या देख सकते हो जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी दे रही है, 0.01 मोलर। तो एक जिंक सल्फेट क्या देगा, एक Zn+2 देगा और एक ही सल्फेट -2 देगा। तो जो कंसंट्रेशन Zn सल्फेट की, जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन है, वही किसकी कंसंट्रेशन होगी, Zn+2 की होगी। सिमिलरली जो कंसंट्रेशन MnCl2 की होगी, वही कंसंट्रेशन किसकी होगी, एक Mn+2 की होगी, क्योंकि एक MnCl2 क्या देगा, एक Mn+2 ही तो देगा, ठीक है। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं Zn+2। देखना कैसे लिख रहा हूं मैं, जो हमारे पास सेल रिएक्शन लिखी है ना मैंने यहाँ पे, ये जो सेल रिएक्शन लिखी, इसके नीचे मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ। चलिए, तो Mn सॉलिड से मतलब नहीं है हमें, मैंने बोला प्योर सॉलिड जो है वो तो मैं रिएक्शन कोएफिशिएंट में क्या ले लूंगा, उसकी एक्टिविटी 1 या कंसंट्रेशन 1 लूंगा, तो उससे मुझे मतलब ही नहीं है, ठीक है। Zn+2 जो Zn सल्फेट की कंसंट्रेशन है, वो Zn सल्फेट की कंसंट्रेशन हमें कितनी मेंशन कर रखी है, 0.01 मोलर। तो इसकी कंसंट्रेशन मैंने इसके नीचे लिख दी इस तरीके से, सही है। और Mn+2 जो MnCl2 की कंसंट्रेशन, तो Mn+2 की कंसंट्रेशन में मैंने मेंशन कर दी, जो कि क्या दे रखी है, 0.1 मोलर दे रखी है, सही है। चलिए, तो ये मैंने कंसंट्रेशन मेंशन कर दी। अब आते हैं हमारा, देखो हमने क्या करा, एनोड हाफ सेल लिख ली, कैथोड हाफ सेल लिख ली, सेल रिएक्शन लिख ली, E0 सेल कैलकुलेट कर लिया, सब चीज आ गई। अब मेरे पास सिर्फ बचा है ई सेल, और ई सेल कैलकुलेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ किससे कैलकुलेट होगा, नर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट होगा। तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम किस पे, इस सेल रिएक्शन पे। देखना कैसे करेंगे, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन, शॉर्ट में लिखा मैंने, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ई सेल फॉर्मूला लगा दो बस डायरेक्ट, ठीक है। यहां पे लिखा मैंने ई सेल जो मुझे कैलकुलेट करना है, इस मस्ट बी इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n और लॉग ऑफ
Q की जगह क्या लिखूँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना अब कैसे कैसे कौन से वैल्यूज रख रहा हूँ मैं। ये तो मुझे कैलकुलेट करना है, ये तो मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने ई सेल एज इट इज। ई नॉट सेल की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये अभी हमने कैलकुलेट करी, कितनी आ रही, 0.12। तो ये वैल्यू मैं रखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दी मैंने ये वैल्यू 0.12 माइनस 0.059, ये तो एक कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिखा n। अब ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लॉस्ट और गेन लिखा, क्योंकि ये कंप्लीट सेल है तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कहाँ से पता लगेगा आपको, रिएक्शन से। अब ऐसा नहीं हो कि एनोड यहाँ से तो कोई इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहा आपको, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से नहीं समझ में आया तो हाफ सेल पे चले जाना। हाफ सेल पे कैसे, सॉरी देखिए हाफ सेल पे कैसे जाओगे, चलो दोनों से बताता हूँ, है ना। पहले मैंने एनोड की बात करी, तो यहाँ से देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे, 2। यहाँ पे देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे, तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर मान लो जैसे लास्ट लेक्चर मैंने जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें एक में 2 आ रहा था, एक में 3 आ रहा था, तो क्या लोगे, 2 लोगे या 3 लोगे, जो कॉमन आएगा। जैसे मैंने 2 को किससे मल्टीप्लाई करा था, 3 से, और इधर 3 को किससे मल्टीप्लाई करा था, 2 से, तो 6 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे जो फाइनल रिएक्शन आएगी। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे देखो कि दोनों में 2-2 ही दे रखा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में आपको एक्चुअल में चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और ऐसा नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना फाइनल रिएक्शन में। कैसे, Mn का मैं क्या, ये पहले चेक कर लो बैलेंस है या नहीं, बैलेंस्ड है। चलिए बैलेंस्ड है तो Mn में देख ले 0 से कितना ट्रांसफर हो रहा है, +2, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। या फिर ऐसे देख ले Zn +2 में +2 से क्या जा रहा है, 0, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है, 2। तो कैसे भी देख लो, ऑक्सीडेशन देख लो या रिडक्शन देख लो, वहां से भी आपको पता लग जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, n की वैल्यू हमें पता लगी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। तो यहाँ पर n की जगह मैंने क्या रखा, 2 रख दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ये वैल्यू कैसे लिखे। तो यहाँ पे लॉग तो एज इट इज लिखूँ, तो मैंने लॉग तो लिख ही दिया। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इस जो हमारी सेल रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट कौन है, Mn+2 और Zn, दोनों लिख दो मैं अभी तो, चलो तो Mn+2 और Zn दोनों लिख देता हूं मैं। कंसंट्रेशन ऑफ Mn+2 ये एक्वस फॉर्म में, ये भी मैंने मेंशन कर दी, और कंसंट्रेशन ऑफ Zn और ये सॉलिड फॉर्म में है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया। डिवाइड बाय, ऐसे ही आपको क्या करना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में Mn सॉलिड और Zn क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। Mn सॉलिड और Zn क्या होना चाहिए, +2। तो यहाँ पर इधर भी लिख देता हूँ मैं रिएक्टेंट में। तो यहाँ पर मैंने लिखा Mn सॉलिड और यहाँ पे Zn +2 और ये आ जाएगा एक्वस। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज रखनी। तो पूरा नर्स्ट इक्वेशन में एक न्यूमेरिकल की हेल्प से कौन से क्या क्या वैल्यूज सब मैंने लिख दी और यहाँ पर पुट कर दी। अब इसके आगे इसको बस क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो देखना ध्यान से, ये एज इट इज़ लिखा मैंने =, चलो ई से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा 0.12, ठीक है। अब डिपेंड करता है तुम क्वेश्चन को कैसे देखते हो, ठीक है। तो सिंपलिसिटी के लिए मैंने बोला इसको राउंड ऑफ भी कर लेंगे, क्योंकि 2 हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो इसको मैंने 0.06 मान लिया, तो डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो इजी होगी कैलकुलेशन। तो यहाँ 0.06 मान के और 2 लिख दिया मैंने, फिर कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आते हैं पहले हम वैल्यूज रखने के लिए। Mn+2 की वैल्यू क्या है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। Mn+2 की वैल्यू मुझे कहाँ से पता लगी, इस इक्वेशन मैंने अभी लिखी थी, कहाँ से देख के लिखी, वो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। Mn+2 की वैल्यू कितनी है, 0.1, और Zn+2 की वैल्यू क्या है, 0.01। Zn सॉलिड की वैल्यू और Mn सॉलिड की वैल्यू क्या होगी, तो यही मैंने नोट के फॉर्म में जो फर्स्ट पॉइंट लिखाया था ना, एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड, उसकी वैल्यू 1, मतलब उनकी कंसंट्रेशन को आपको यूनिटी और 1 मानना है। तो जहाँ पे भी सॉलिड दिख जाए प्योर या लिक्विड दिख जाए उसमें 1 मानेंगे। लिक्विड मतलब एक्वस फॉर्म के मत मानना, उसमें आयंस है यानी, ठीक है। तो जनरली इस चैप्टर में लिक्विड तो मिलेगा नहीं आपको, सॉलिड ही मिलेगा नहीं, ठीक है। तो Mn+2 की जगह क्या लिख दें हम, 0.1, और Zn+2 की जगह क्या लिख दें हम, 0.01, ठीक है। तो Mn+2 की जगह लिखा मैंने, सॉरी यहाँ पे लिखा मैंने 0.1 इसकी जगह तो, और यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दो, 1 लिख देता हूँ। चलिए फिर Mn
सॉलिड की जगह भी फिर मैंने क्या लिखा 1 लिखा, और इसकी जगह क्या लिखा मैंने डायरेक्ट 0.01 कंसंट्रेशन जो इसकी गिवन दे रखी। ठीक है, तो इस तरीके से सब वैल्यूज़ रख दिए और इसको सिंपली अब क्या 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 कर ले आप कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इधर बचा 0.1 और इधर बचा 0.01, 10 की पावर -1 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा log 10, और log 10 कितना हो जाएगा 1, तो ये तो पूरा हो गया कैंसिल। यहाँ 0.06 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.03, तो 0.12 माइनस 0.03 तो कितना आ जाएगा 0.09 वोल्ट। ठीक है, तो आराम से आप वीडियो पॉज करके इसको कैलकुलेट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। तो ऐसी कोई कैलकुलेशन बहुत टफ इसमें आती नहीं है ना, तो उसके लिए परेशान मत होना। चलो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, ये पूरा log 10 बनेगा और log 10 1 है यानी। ठीक है, डायरेक्ट 1 नहीं लिखा मैंने, log 10 बनेगा और log 10 क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पर ई सेल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.09 वोल्ट। ये हमारा लास्ट आंसर ई सेल हो जाएगा जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें ले ली है, तो डिपेंड करेगा जेईई नीट में तो एक बार में एक ही चीज़ पूछेगा आपसे, तो परेशान नहीं होनी। या तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन, या कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, या सेल रिएक्शन, या हो सकता है ई नोट सेल पूछे या ई सेल पूछे। तो अब ये तो पहली बार था इसलिए इतना टाइम लगा, ई सेल पूछे तो आप डायरेक्ट देख के भी लिख सकते, इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपकी। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करें, कॉपी करें इसको फिर से एक बार पूरा, सॉरी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके जल्दी से कॉपी कर ले आप इसको। तो एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड करा, ये हमने ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल को देख के डिसाइड करा, जो लास्ट लेक्चर मैंने सिखाया था बिल्कुल वही चीज़ यूज़ करी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें कैलकुलेशन इतनी कोई टफ वगैरह नहीं होती है ना, तो ऐसे परेशान नहीं होना। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना और कौन सी वैल्यू कैसे रखी जाती है, कैसे देखी जाती है, वो सब मैंने आपको एक क्वेश्चन में सिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो और आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक उसको भी कवर करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको शॉर्ट में हम SHE भी बोलते हैं। S मतलब स्टैंडर्ड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड वर्ड क्यों लगा दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड ये IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने, इंटरनेशनल यूनियन ने ये स्टैंडर्ड माना है, तो इसमें मेरी या आपकी कोई वो नहीं है कि आप कह रहे हो सर ऐसा हो गया वैसा होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन को कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना था तो इन्होंने हाइड्रोजन को ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड अज्यूम बाय IUPAC एंड इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। ये IUPAC के द्वारा माना गया एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, जिसको हम एनोड हाफ सेल की तरह भी यूज कर सकते हो और कैथोड हाफ सेल की तरह भी, मतलब एज ए एनोड भी यूज कर सकते हो और एज ए कैथोड भी यूज कर सकते हो, दोनों तरीके से, वो डिपेंड करेगा हमारे क्या यूज है। यानी फिर लिखा है इसमें आगे, ठीक है, इट इज अ गैस आयन टाइप हाफ सेल इन विच हाइड्रोजन गैस एंड H+ आयन इज यूज्ड। ठीक है, इट इज अ गैस आयन। गैस आयन का मतलब क्या है कि आयन तो पहले भी था, कि एक्वस कॉपर सल्फेट या एक्वस, लेकिन गैस क्या है, पहले गैस नहीं थी, पहले सॉलिड रॉड थी और हमारे पास एक्वस था। यहां पर क्या है, आयन एक्वस तो है लेकिन अब सॉलिड की रॉड नहीं, गैस यूज हो रही है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये गैस आयन टाइप इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको। ठीक है, और पहले जो हमने पढ़ा था मेटल आयन टाइप या इलेक्ट्रोड आयन टाइप, उसको हम
क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो यहां पर इट इज ए गैस आयन टाइप हाफ सेल इन विच हाइड्रोजन गैस, जो गैस है वो तो कौन होगी, हाइड्रोजन गैस, एंड आयन भी स्पेसिफिक है, कौन होगा वो H+ आयन होगा। ठीक है, तो आयन तो H+ और गैस हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सॉरी इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज अज्यूम टू बी 0 बाय IUPAC। अब IUPAC ने इसको स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो लिया है, अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया तो उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होगा, तो उसने बोला यार इसके रेस्पेक्ट में हम सारे एलिमेंट के कैलकुलेट कर लेते स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो कैसे करें, तो उसके लिए हमने बोला हाइड्रोजन का 0 मान लेते और उसके बाद हम चेक करते जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का 0 मान लेते और चेक कर देंगे। कैसे चेक करा उसको लास्ट में एक बार जल्दी से मैं बताऊंगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन बता भी दूंगा, पहले इसके बारे में देख लेते। तो पहले तो एक इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि IUPAC ने, ठीक है, IUPAC ने बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन का जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, ठीक है, SHE जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलो या उसका रिडक्शन पोटेंशियल बोलो, दोनों ही 0 होगा। अगर एक 0 मान लेंगे तो दूसरा अपना आप 0 होगा, कोई नेगेटिव से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही क्या होंगे, 0 होंगे और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इसकी वैल्यू भी IUPAC ने डिसाइड करी, हमने नहीं करी। क्लियर है, चलिए अब ये क्या है कैसे है तो उसको हम समझते। पहले आप क्या करें, जल्दी से वीडियो पॉज करके ये जो 2-3 पॉइंट्स लिखे, ठीक है, इसको आप कॉपी कर ले। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में हम इसको SHE बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं इसको। मैंने बोला कि इसको एज ए एनोड भी कंसिडर कर सकते हैं और एज ए कैथोड भी आप क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले हमने इसको मान लिया SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल, पहले इसको एनोड हाफ सेल बनाए। अब इसका थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन है बेसिक सा, तो आपको ध्यान रखना है। ये मैंने क्या करा, कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में मैंने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया है। अब ये जो सॉल्यूशन है कौन है, मैंने यहाँ लिखा जरूर है HCl, लेकिन ये HCl जरूरी हमेशा HCl ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, H+ आयन चाहिए, तो हमें वो इस तरीका का कोई भी सॉल्यूशन चलेगा जो H+ आयन दे। बस कंडीशन ये कि जो H+ आयन हो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी हो, 1 मोलर हो। अब आपने मान लो H2SO4 ले लिया, तो H2SO4 के में हमें पता है कि एक H2SO4 2 H+ प्रोड्यूस करेगा, तो आप क्या करो 0.5 मोलर H2SO4 लो। फिर आ रही मेरी बात समझ में? तो कुछ भी ले सकते हैं जो H+ आयन दे रहा हो, बस वहां पे ध्यान रखना है H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर। ठीक है, उसके बाद ये ना, ये ग्लास की एक इन्वर्टेड ट्यूब टाइप होती है, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, तो ये ग्लास की एक ट्यूब है इस तरीके से इन्वर्टेड। उस ग्लास की ट्यूब में इधर क्या एक होल कर रखा है ऊपर, जिससे हमने क्या करा, हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट कर रहे हैं। और वो जो हाइड्रोजन गैस इंसर्ट हो रही है उसका प्रेशर भी हमने फिक्स करा 1 atm। ठीक है, सब स्टैंडर्ड चीज है, अपनी तरफ से नहीं ले रहा। कंसंट्रेशन स्पेसिफिक है, 1 मोलर ही होनी चाहिए H+ आयन की। हाइड्रोजन जो गैस इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, उसका प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए 1 atm ही। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें देख सकते हो ब्लैक कलर की एक रॉड है और पीछे एक ब्लैक कलर का ये, तो इसको तो हम, ये जो ब्लैक कलर की जो आपको दिख रहा है ना वायर, ये प्लेटिनम वायर है। और ये ब्लैक कलर का जो आप बॉल टाइप देख रहे हो, स्फीयर टाइप है, ये इसको बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है, इसका भी एक यूज है, वो क्या है हम देख लेते हैं और बात करेंगे। जो टेम्परेचर रखते हैं वो भी 298 केल्विन रखते हैं इस केस के अंदर। तो ये सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन है और इसको हम कनेक्ट कर देंगे किसी से, किससे, जैसे हमने बोला स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ECC इलेक्ट्रोकेमिकल से, तो एक एनोड और एक कैथोड। तो अब मैं जब बोल रहा हूं कि ये कैसा है, एनोड हाफ सेल है, मतलब ये कौन सा है, आपकी तरफ देखोगे तो लेफ्ट साइड वाला है, तो इसको कनेक्ट कर देंगे किसी कैथोड से। ठीक है, जब इसको एनोड में बना रहा हूं तो किसी कैथोड से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो वो कनेक्शन दे दिया वायर से, आगे इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये होता क्या है इसमें क्योंकि हमने बोल दिया कि एनोड हाफ सेल है, तो इसमें दो ही तो चीज है कि यहां से जो हम हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके अंदर क्या है, H+ आयन होंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका क्या होगा, एनोड हाफ सेल है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा और H2 किस में कन्वर्ट होगा, H+ आयन के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और वो किस में कन्वर्ट होगा, H+ आयन में, और साथ में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू क्या करेगा, चला जाएगा।
अब ये प्लेटिनम ब्लैक के क्या मतलब है, प्लेटिनम ब्लैक इसलिए लिया क्योंकि हमने बोला है कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर रहना चाहिए। अब यहां पर अगर कंसंट्रेशन इसका बढ़ जाता है, अगर इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर से बन जाता है तो उसको एक्स्ट्रा जो आयंस होंगे H+ के उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसकी खास बात होती है प्लेटिनम ब्लैक की। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्योंकि हमने इसको एनोड हाफ से लिया तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन की यहाँ पे रिएक्शन लिखी, H2 कन्वर्ट हो रही है 2H, बैलेंस करने के लिए 2H+ कर दिया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्योंकि हाइड्रोजन गैस अकेला हाइड्रोजन एटम तो नहीं होगी, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचर में, तो H2 को मैंने लिखा 2H+ में, तो गैस से एक्वस में। आ रही बात समझे? रिप्रेजेंटेशन इसका ध्यान रखिए, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसमें, चलो इससे रिएक्शन से देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड को मैंने लेफ्ट में लिखना है, राइट हैंड साइड को राइट में लिखना है, जैसे हम पहले लिखते आते थे। ठीक है, ये एनोड हाफ सेल रिएक्शन है, तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन गैस है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है इसके ब्रैकेट में पहले क्या लिखा हुआ, प्लेटिनम। मतलब ये जो हमारा प्लेटिनम वायर है या प्लेटिनम वायर है, इसके अलोंग, इसके अमंग ही, तो इसके चारों तरफ ही तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही तो मिलेगी ऊपर, यहाँ पे इस लिक्विड के ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो ये प्लेटिनम वायर के पास हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और हाइड्रोजन गैस कैसी है, गैस फॉर्म में, इसका फेस क्या, तो गैस मैंने लिखा क्योंकि गैस है तो फेस चेंज हो गया, और किस में कन्वर्ट हो रही है, एक्वस फॉर्म में, आयन में, तो H+ और एक्वस लिख दिया। हम मैंने बताया था सिंगल लाइन का मतलब क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस फेस चेंज, H+ एक्वस मतलब लिक्विड में आ गया। हो सकता है यहाँ पर P लिखा है, मतलब हाइड्रोजन का कोई प्रेशर दे रखा हो, मेंशन कर रखा हो, तो यहाँ पे जैसे मैंने कर रखा है कितना, ये 1 atm प्रेशर मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे 1 atm इसका कुछ भी कंसंट्रेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो यहाँ पे इसका नीचे लिख देंगे कंसंट्रेशन C, ये मतलब है इसका। एक तो ये तरीका इसको रिप्रेजेंट करने, हो सकता है कई बुक्स में एक तरीका और आपको देखने को मिले, प्लेटिनम के पास हाइड्रोजन गैस मिल रही है, इसको कैसे लिखने का एक तरीका और है, प्लेटिनम क्योंकि कैसा है वायर, सॉलिड है, एक लाइन लगाई, क्योंकि ये सॉलिड है तो फिर से फेस चेंज हुई, और हाइड्रोजन गैस है। आ रही बात? तो ये लिखने का रिप्रेजेंटेशन अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, और मैंने सिंगल लाइन के लिए बताया था फेस चेंज होता है, तो प्लेटिनम सॉलिड और हाइड्रोजन गैस दोनों का फेस अलग अलग है, इसलिए एक लाइन उनके बीच में भी लगा दी। इसके और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही मतलब है। फिर यहाँ पे तो बाकी नॉर्मल है ही, फेस चेंज हो रहा है, H+ एक्वस में आ गया। अब मैं बात करूँ कि अगर मुझे इसको नर्स्ट इक्वेशन, मैंने बोला नर्स्ट इक्वेशन एनोड और कैथोड हाफ सेल पे भी लगी और कंप्लीट सेल पे भी लगी, तो कंप्लीट सेल के लिए तो हम देख चुके हैं, तो हाफ सेल के लिए देख लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन इसमें कैसे लगेगी। तो क्योंकि यहाँ पर हम एनोड की बात कर रहे हैं तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ई सेल की जगह EO, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें एट एनी कंडीशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन -0.059 N इंटू log Q, जो नर्स्ट इक्वेशन थी एज इट इज लिखा, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल की जगह O आ गया क्योंकि हाफ सेल है, तो या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या फिर हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा होगा। तो अभी हमने बोला कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर वही लिखा मैंने, लिखने का तरीका क्या है, E0 स्टैंडर्ड हो गया, E तो हो गया पोटेंशियल, नॉट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, और ऑक्सीडेशन तो H2 गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, H+ में, तो H2 से H+ लिखा और वो किसके बराबर होगा, 0। ठीक है, ये गिवन है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो ये गिवन नहीं होगी कभी भी कि हाइड्रोजन अगर दे रखा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन दे रखा हो, नहीं, ये कांस्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है, या यूपीएससी ने स्टैंडर्ड मानी। एन के वैल्यू 2, कहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ देख सकते हो इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन गैस 2H+ में कन्वर्ट, तो बैलेंस, हमेशा ध्यान रखना इस चैप्टर में बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना, अपने मर्जी से ऐसे वैसे मत लिख देना कुछ भी। ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n की जगह मैंने क्या लिखा, 2 लिख दिया, n की जगह 2 आ जाएगा, और Q क्या है, ये प्रोडक्ट हो गया कंसंट्रेशन ऑफ H+ उसकी पावर 2। आ रही बात समझ में? अब ये 2 कैसे आ गया सर, पहले तो लिखा नहीं था, तो इस सब हम कैसे लिखते थे, Q की वैल्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू हम केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते थे, वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी। जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही उस कंसंट्रेशन या प्रेशर की जो होती है पावर बन जाती है। क्योंकि RHS में हमारे पास क्या है, देखना, RHS में हमारे पास H+ आयन था तो उसका कोएफिशिएंट 2 था तो वो पावर में आ गया। LHS में हमारे पास हाइड्रोजन गैस थी तो हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन थोड़ी लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस का तो प्रेशर लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों टर्म अलग अलग मिल रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो आप।
इसकी वैल्यू तो 0 जो हमने मान ली यहाँ पर दे ही रखी IUPAC ने, n की वैल्यू 2 हो जाएगी और log Q की जगह हम ये लिखेंगे। इसमें भी H प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है, 1 दे रखी है तब तक तो ठीक है, और अगर नहीं दे रखी है और कोई कंसंट्रेशन है तो उसके लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम और किसी कंसंट्रेशन के लिए देख लेंगे, 1 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर और कोई कंसंट्रेशन है, देखना 1 रखोगे तो अपना भी क्या हो जाएगा, सब 0 आ जाएगा, तो वो तो होता ही 0। और किसी कंसंट्रेशन पे चेक करते हैं, तो और किसी कंसंट्रेशन पे हमने मान लिया प्रेशर तो अभी भी 1 atm ही है इसका, ठीक है। तो सब चीज़ें लिख दी मैंने, ये तो E0 की जगह 0 लिखा, 0.059 डिवाइड बाई 2 log H प्लस की पावर 2 PH2 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे जब इनकी वैल्यूज़ लिखोगे, ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ log m रेज टू द पावर n, तो ये तो आ गया सामने, ये आ गया 2 और PH2 की जगह आया 1, क्योंकि प्रेशर हमें कितना दे रखा था, 1 atm, ठीक है, प्रेशर कितना दे रखा था, 1 atm। किसी भी कंसेप्ट इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -0.059 log H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखना क्या लिखा है, माइनस log H प्लस को ही तो हम क्या बोलते हैं, pH ऑफ सॉल्यूशन, तो यही तो मिल रहा है, देखना log, ये तो हो गया 1, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस ये log ये H प्लस, ये तो माइनस log H प्लस की जगह क्या लिखा, pH। तो एक नया फॉर्मूला हमने बना दिया, सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। और वो भी कौन सा, जब उसको एज ए एनोड हाफ सेल कंसिडर कर रहे हैं या उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो EO इज इक्वल्स टू 0.059 ऑफ pH, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इस पे ऑलरेडी जेईई नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन हाँ किसी भी H प्लस कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज हो तब आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो pH की वैल्यू आप या तो कैलकुलेट कर ले इस फॉर्मूले से, या फिर डायरेक्ट pH दे रखा तो डायरेक्ट लिख देनी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फिर अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो एक बार वीडियो मैं ऊपर से स्लाइड कर देता हूँ पूरा, जल्दी से वीडियो पॉज करके कॉपी करें इसको, ठीक है। अगर एग्जाम में SHE, बोर्ड एग्जाम में SHE लिखा हुआ आएगा तो आपको बताना पड़ेगा उसमें ये एनोड है या कैथोड है। ये डायग्राम, दोनों में डायग्राम सेम ही बनेगा, एनोड हो या कैथोड है, बस उल्टा हो जाएगा। जब एनोड है तो इसको कैथोड से कनेक्ट करेंगे, और जब ये कैथोड है तो उसको एनोड से कनेक्ट कर देंगे, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। डायग्राम सेम बनेगा दोनों में। तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से लिख देता है, अलग अलग बुक में लिख देता है नहीं। चलिए, तो ये तो हुआ एनोड हाफ सेल की तरह। अब हम बात कर लेते हैं इसी की तरह कैथोड की जगह। तो केस 2 मैंने लिया SHE एज ए कैथोड हाफ सेल, डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा, वह रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। कैथोड है तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। तो अब की बार जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन है वो किस में कन्वर्ट होंगे, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ठीक है, हाइड्रोजन गैस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा जो गैस होगी वो प्लेटिनम, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, प्लेटिनम जो ब्लैक है वो क्या करता है, अगर H2 की कंसंट्रेशन, H2 गैस की कंसंट्रेशन जो अगर बढ़ रही होती है 1 atm प्रेशर से, तो उस H2 एक्स्ट्रा गैस को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, आयन को नहीं करता है ना, मैंने उल्टा बोल दिया था, तो करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है इस बार, तो अब की बार आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो देख सकते हो प्लस से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, 0, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन होता तो ये ऐसे काम कर लेता, बस इतना डिफरेंस है। रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल जैसे लिखा वैसे ही, H प्लस एज इट इज एक्वस
फेस चेंज और किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये गैस में, तो H2 गैस, और प्लेटिनम ब्लैक पे होगी, H2 गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। इसका कंसंट्रेशन दे रखा होगा, इसका प्रेशर दे रखा होगा, तो वही लिखा मैंने। इसी तरीके से सेम जैसे पीछे लिखा H+ एज इट इज, फेस चेंज H2 गैस, और यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड को भी मेंशन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे फेस चेंज करके PTS लिख दिया है, ठीक है। चलिए, और इसमें भी सेम नर्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे इस बार। तो अब की बार क्योंकि प्रोसेस कैसा हो रहा है, रिडक्शन, तो ER लिखा, E0R माइनस 0.059 अपॉन N इक्वल्स टू इंटू लॉग Q। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो, जैसा कि मैंने बताया था, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन जीरो है तो रिडक्शन अपना आप ही क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज कैसे होते हैं, सेम, माइनस लगाना होता है, तो माइनस लगाने से जीरो पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो H+ H2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो, ये तो वैल्यू गिवन होती है। N अभी भी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब की बार Q की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, कि यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, प्रेशर आ गया, और LHS में क्या आ गया, H+ की कंसंट्रेशन आ गई, जो इसका कोफिशिएंट था उसकी पावर बन गया। तो यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर दिया, ये तो हुआ 0.059, N की जगह क्या रखा 2, लॉग PH2 अपॉन H+ की पावर 2। PH2 फिर से अगेन प्रेशर 180 में लेना है, और किसी भी H+ कंसंट्रेशन में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर प्रेशर की जगह रखा 1, H+ की जगह लगा 2, ये ऊपर जाएगा तो H+ की पावर क्या हो जाएगी, -2, और लॉग m⁻⁴ तो वो -2 सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो एक एक स्टेप करके लिखा, ये 2 ऊपर ले गया तो क्या हो गया, -2 हो गया, और ये पावर जब सामने आ जाएगी तो -2 इधर आ जाएगा। अब के बाद 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा, माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो गया, प्लस हो जा रहा है, माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो अब हमें फाइनली मिल रहा है AR 0.059, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.059 लॉग ऑफ H+। अब यहाँ पर इस बार PH के फॉर्म में कैसे लिखे, तो नेगेटिव मिसिंग है, यानी तो हमने क्या करा, नेगेटिव लगा दिया, तो -0.059 PH हो जाए। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जब आप फॉर्मूला देखोगे तो दोनों में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। EO क्या था, 0.059 ऑफ PH, और ER क्या हो जाएगा, इसका बस माइनस लगा देना, ER क्या हो जाएगा, -0.059 PH। और हमें पता भी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ क्या आता है, प्लस और माइनस आता है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे लो, एट एनी कंडीशन पे लो, वो दोनों चीज सेम ही है। तो बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव आता है, रिडक्शन में आता है पॉजिटिव, तब वो गड़बड़ मत करना है, ऐसे नहीं कहीं पे भी लगा दो। तो ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव आता है और रिडक्शन में नेगेटिव आता है, ठीक है। डायग्राम सेम है जो मैंने पहले बताया था, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए एक ही बार बनाया, और एग्जाम में दोनों में से कोई एक भी चीज पूछता है तो डायग्राम तो सेम ही बनेगा। चलिए वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, और लास्ट एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड देख लेते, और फिर ये लेक्चर हम खत्म करेंगे। चलिए लास्ट एक न्यूमेरिकल वो हम देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और गिवन दे रखा है H2SO4 कंसंट्रेशन 0.05 मोलर स्लैश H2, मतलब आपके बार क्या दे दिया, HCl ने देके H2SO4 के कंसंट्रेशन दे दिया, मतलब H+ की कंसंट्रेशन डायरेक्ट ना देके पूरे उस सॉल्यूशन यानी जो हमारा एसिड दे रहेगा उसकी कंसंट्रेशन दे दी, जैसे वहाँ HCl की कंसंट्रेशन दे रखी थी 1 मोलर। अब ये तो समझ में आ गया, हाफ सेल लिख भी दिया और दिख भी रहा है मेरे को हाफ सेल ही है, ठीक है, यहाँ एक्वस फॉर्म में और यहाँ गैस फॉर्म में जा रहा है, लेकिन ये नहीं मेंशन करा कि इसमें हमें ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करना है, रिडक्शन कैलकुलेट करना। तो ध्यान से सुनना, मैंने शायद कहीं लिखा ही नहीं, लेकिन अब लिख लेना नोट के फॉर्म में, कि अगर वो मेंशन कर दे कि हाफ सेल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ या फिर रिडक्शन पोटेंशियल बताओ हाफ सेल का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और सेल का तो पूरा ही बताएंगे उसमें हम, सेल पोटेंशियल यानी। बट अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, सिर्फ उसने बोला है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ,
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कभी भी हाफ सेल का वो पूछ रहा है तो बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। आ रही बात समझ में? फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर ये मेंशन कर दे ऑक्सीडेशन बताओ या रिडक्शन बताओ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ये मेंशन नहीं कर रखा कहीं पे भी क्वेश्चन में, सिर्फ इतना लिख दे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ हाफ सेल का, तो आपको नहीं पता लगेगा। कोई हाफ सेल में दोनों पॉसिबिलिटी, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, तो कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मान के चलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एनसीईआरटी ने बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोला? रिडक्शन पोटेंशियल ही बोला है। इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो ई सेल का फॉर्मूला होता है ना, वो एनसीईआरटी में लिखा भी इस तरीके, राइट माइनस लेफ्ट। राइट मतलब कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कैलकुलेट क्या करना है पहले, तो वो चीज़ आपको आ गई होगी समझ में, और अगर समझ में आ गई तो आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन आपको बता ही रहा हूँ। तो ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि ये हाफ सेल है ना, और हाफ सेल किसका है? SHE की बात हो रही है, कोई हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर प्रेशर भी दे रखा है उसका, और यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख ले इसकी ऑक्सीडेशन क्या है? +1 है, और यहाँ पर क्या है? 0 है। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और हमें रिडक्शन ही तो कैलकुलेट करना, कुछ नहीं गिवन दे रखा है। और अगर चलो नहीं भी दे रखा है तो इससे तो मुझे समझ में आ रहा है प्रोसेस रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन की रिएक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं तो सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि जो 2H+ है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और क्योंकि हाफ है तो पूरी कैसे लिख देंगे, है ना, और ये H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म में है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है इसका कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे देखोगे कि H2SO4, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी? H+ की कंसंट्रेशन आपको अगर आप पता करनी है तो मुझे इतना तो ये पता है कि जो H2SO4 है ये जब आयोनाइज होगा तो किस फॉर्म में होगा? ये 2H+ और सल्फेट -2 के फॉर्म में। तो मुझे तो H+ की कंसंट्रेशन चाहिए। अब H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी? जितनी H2SO4 की कंसंट्रेशन है, एक H2SO4 2 H+ प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर 0.05 मोलर H2SO4 है तो उसका डबल क्या हो जाएगा हमारे पास? H+ की कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, इसकी कंसंट्रेशन हमें मेंशन कर रखी है 0.05 मोलर, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी, 2 × 0.05 मोलर। बस ये हमें पता लग गई, ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसको 0.1 लिख दूँ डायरेक्ट, अब 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसका प्रेशर हमें दे रखा है कितना? 180। बस नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो और कर लो। नस्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं करना है तो आप pH वाला फॉर्मूला लगा लो, और pH वाला फॉर्मूला लगाना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? pH पता होना चाहिए, जो कि कैसे कैलकुलेट करेंगे? -log(H+ से। सही है, तो डायरेक्ट वैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो मैं pH वाले से कर देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला हमने लिखा है। तो जो pH होता है, pH क्या होता है? -log(H+। ठीक है, तो -log(H+ की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1, तो ये कितना हो गया? -log(10⁻⁻1, और -1 सामने आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा pH। ठीक है, तो बस क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप तो ER, और रिडक्शन में हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव आता है, तो 0.059 × pH, और यहाँ पे -0.059 × 1 करेंगे तो एक्चुअल में यहाँ पर ER की वैल्यू तो यही आएगी, 0.059 वोल्ट, और लगा दे इसके साथ। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से बड़े ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन इसमें आते, तो बस आपको ये रीड करना आना चाहिए इनिशियली, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से कॉपी कर ले आप।
चलिए, तो आज का लेक्चर जो था वो मेंस के हिसाब से या बोलूँ नीट के हिसाब से या बोर्ड के हिसाब से, तीनों ही हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन, तो उसका डेरिवेशन मान के चलिए बोर्ड में पूछा ही जाता है, और उससे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल होगा वो भी हमने बात कर ली है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से लेक्चर देख लीजिएगा, जहाँ डाउट हो वीडियो को रिवाइंड करके ध्यान से सुनोगे, सब समझ में आपको आ जाएगा, और नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू क्लास।